हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि आज ही एक खबर आई है आप लोगों के लिए कि 1 लाख से अधिक जो पद है वो टीआरई 4 के अंदर में आ सकते हैं। आज ही मैंने उसको कवर भी किया है उस न्यूज को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा जिसने लाखों जो है अब तक स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाई है, टीआरई 1, 2, 3 के अंदर में 30,000 से ज्यादा बच्चे जो है अकेले टीआरई 3 के अंदर में टीचिंग परीक्षा से सेलेक्ट हुए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका भविष्य भी टीचिंग परीक्षा के साथ में सुरक्षित हो सकता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग हैं जो एनर्जी देते हैं इस सेशन को, इस जो पूरी की पूरी श्रृंखला है उसको एनर्जी दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से शेयर कर देंगे। अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे और लिख देंगे कि सर शेयरिंग डन। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ में आप लोगों को देखिए, बिहार छात्र परिषद की जो स्थापना है वो किसने की थी, किसने संगठित किया था, और आप लोग ईयर भी बता दीजिए मुझे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ईयर कौन सा है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बिहार छात्र परिषद की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ये स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने कब की थी, तो 1906 के अंदर में की थी। प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डिटेल के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्लीज याद रखना है आप लोगों ने ना। एक और चीज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए, ठीक है, बिपिन चंद्रा जो है उसकी पूरी की पूरी बुक्स का हमने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। ठीक है, मैं कल इसकी घोषणा करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो आप जितने भी बच्चे हैं उससे पहले जो लोग ले चुके होंगे उन लोगों के लिए फ्री रहेगा ये चीज, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। तो बिहार छात्र परिषद जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने 1906 के अंदर में जो है इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों से इसका एक सम्मेलन हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहार छात्र परिषद के अंतर्गत 16वें नंबर का। तो उसकी अध्यक्षता एक महिला ने की थी, श्रीमती सरला देवी ने। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1921 के अंदर में, ठीक है, जो बिहारी छात्र सम्मेलन था वो कहां पर में हुआ था, तो पहली बात तो हजारीबाग के अंदर में हुआ था, हजारीबाग के अंदर में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो श्रीमती सरला देवी ने की थी, सरला देवी ने, महिला ने। ओके, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में मोतिहारी के अंदर में जब 1928 में बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ, उसमें बिहार युवक संघ की स्थापना भी की गई थी, बिहार युवक संघ की। तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में की गई प्रोफेसर ज्ञान सहाय के द्वारा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। आप लोगों ने क्या सीखा, बिहार छात्र परिषद की स्थापना 1906 में राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार छात्र परिषद हर साल जो है बिहारी छात्र सम्मेलन करता था, कई बार एक एक दो दो भी हो जाते थे। तो बिहारी छात्र सम्मेलन 16वें नंबर को जो था 1921 में हजारीबाग में श्रीमती सरला देवी ने किया था। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में, तो एक महिला ने जो है फ्रेंड्स बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की, ये बड़ी बात थी उस समय में। ओके, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन के अंदर में बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं यहाँ पर मैं देखूंगा भी कि कितने बच्चे यहाँ पर में आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे आप लोगों को, कमेंट में भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के आंसर्स देखने की कोशिश करूँ। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग इस सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो हु इस्टेब्लिश नालंदा महाविहार, और सभी के मैं आंसर देख रहा हूं, कमेंट में आप लोग क्या लगा रहे हो इसका आंसर। ठीक है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, नालंदा महाविहार की स्थापना जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, कुमारा गुप्त ने की थी। कुमारा गुप्त जो है उन्होंने की थी, कुमारा गुप्त, और वो भी कुमार गुप्त वन ने। ठीक है, कुमार गुप्त 1, 2, 3 ऐसे 3 लोग हुए हैं गुप्ता वंश में, इसी वजह से कुमार गुप्त 1, अगर 1, 2 ऐसे भी आ जाए तो, क्योंकि एक एग्जाम थी जिसमें 1 और 2 दोनों आया था। ठीक है, तो कुमार गुप्त 1 ये आंसर होना चाहिए आप लोगों का। कहा दिया है ऑप्शन के अंदर में, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आप लोग देख सकते हो देवगुप्त, स्कंदगुप्त, वेदगुप्त यहाँ पर में दिया हुआ है, यहाँ कुमार गुप्त 1 नहीं दिया है, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर में आपको आपका माइंड यूज करना होता है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टीचिंग परीक्षा आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा है। ठीक है, ताकि आपको हैबिट हो। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अच्छा, नालंदा महाविहार जो है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखनी है, इसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने की थी, लेकिन नालंदा महाविहार को रिपेयर किसने करवाया था, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे। ठीक है, तो अगर बात करें आप लोगों से रिपेयरिंग की, तो रिपेयरिंग के लिए याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जो था, ओके,
वो कौन था? ये पाल वंश का शासक था जिसने रिपेयर करवाया था। तो रिपेयरिंग किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। ये भी याद रख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, पाल वंश का धर्मपाल। ओके चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है अक्सर। देखिए सबसे जो है यहाँ पर में बात हो रही है शोभ मंडल की। शोभ मंडल को इंग्लिश के अंदर में क्या बोला जाता है? ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर इसको बोलते हैं आप लोग। तो ये ट्रोपोस्फियर जो कि सबसे पहली लेयर है, ठीक है, हमारी अगर मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो सबसे पहली परत है, फर्स्ट नंबर की जो परत है, उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर या शोभ मंडल। अब यहां बोला है इसकी ऊंचाई कितनी है और उसके बारे में कुछ जो है कथन यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो ये सबसे ऊपरी परत है बोल रहा है, नहीं भाई ये सबसे निचली परत है। ठीक है, सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल। थर्ड नंबर पे मध्य मंडल है आप लोगों का, मेसोस्फियर। फिर ताप मंडल, ठीक है, थर्मोस्फियर। और फिर ठीक है आपका एक्सोस्फियर है, ठीक है, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊंची परत नहीं है, ये सबसे निचली परत है। तो कौन सा सत्य बोला है? तो ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है, सबसे पहली परत है। सबसे ऊपरी बोलकर ये गलत कर दिया इसने। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं भाई, इसका तापमान ऊंचाई के साथ में जो है वो कम होता है। कम होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तापमान कम होता जाएगा, बढ़ता नहीं है। ठीक है, कम होता है तापमान, तो ये भी आपका गलत है। ओके, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। देखिए आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, कहां तक है? ये ट्रोपोस्फियर, फिर बाद में स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है। तो शोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने लोगों ने सही किया है जल्दी से बता देंगे हाथ ऊपर करके, जल्दी जल्दी से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ट्रोपोस्फियर जिसको आप लोग शोभ मंडल कहते हो, इसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है। एनसीईआरटी डू यू नो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, ठीक है, बारिश, धूप, कोहरा, जितनी भी सारी चीजें होती है, वो सारी की सारी ये पहली परत के अंदर में ही होती है। तो मौसम के संबंधित सारी घटनाएं कहां पर में होती है? मौसम, ठीक है, मौसम संबंधित, जैसे बारिश हो रही है या जो है तूफान आया है, साइक्लोन आया है, ये सारी की सारी घटनाएं जो है फ्रेंड्स शोभ मंडल में ही होती है, ट्रोपोस्फियर के अंदर में, पहली वाली लेयर में। प्लीज इसको याद रख लीजिए, वेदर से रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन है वो ट्रोपोस्फियर में ही होंगे। ये बहुत कम लोग याद रखते हैं। मुझे बताइए एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे आइडियल लेयर कौन सी होती है? एरोप्लेन, ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है? आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं यहाँ पर मैं आप लोगों से। ये 1 2 3 4 5 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो सबसे ठंडी लेयर कौन सी होती है ये भी आप बताना है मुझे। कितने लोगों को याद आ रहा है सबसे ठंडी लेयर वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आपको क्लास में पढ़ाया भी है मैंने। नाउ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड, आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सारे के सारे मुझे बता देंगे। फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, किसको किसको बोला जाता है? तो देखिए फलों और सब्जियों की खेती को जो है फ्रेंड्स बागबानी, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। जो फूलों की खेती होती है, फूल जहां पर में उगाए जाते हैं, उसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, जहां पर में आपको अनाज उगाते हो आप, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर, अनाज जहां पर में उगाया जाता है। और बात होगी अगर आप लोगों की फलों और सब्जियों की, तो वो होता है आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ये याद रखना था आप लोगों ने। इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई सारे बच्चों ने इसको भी गलत लगा के आया था। और अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की 91% लोगों ने सही आंसर लगाया है, 9% लोग अभी भी इसको गलत लगा रहे हैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके चलिए, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं काफी सारे बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करवा सके। ओके नाउ मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा, क्या आप लोग कमेंट में आंसर लगाने के लिए तैयार हो? आपके लिए, क्योंकि आपके माइंड के अंदर में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके माइंड को जो है फ्रेंड्स हैबिट होनी चाहिए, इसीलिए। ओके सर, आज कोर्स पे ऑफ कर दिया आपका, आज 70% ऑफ है स्वाति यादव जी, ठीक है, 70% ऑफ है, आप जल्दी से जाकर ले सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द वो ऑफर खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला आपको बता दूं कि बिपिन चंद्रा की पूरा का पूरा बन चुका है। हम माजिद हुसैन के भी क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया आप लोगों के लिए। न्यू एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर, और मैं आपको बता दूं कल मेरी घोषणा से पहले तक जितने बच्चे ले चुके होंगे उन लोगों को फ्री मिलेगा, बाकी लोगों को अलग से लेना है। सेरीकल्चर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, किस चीज से रिलेटेड है जल्दी बताइए? सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन जो है फ्रेंड्स, रेशम के कीड़े का पालना। आप बताइए मुझे कि ब्रीडिंग ऑफ फिश, जो मछली पालन होता है उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पॉन्ड में मछलियों के पालन को क्या कहते हैं आप लोग? ये मुझे बताइए जल्दी से, यहां देखकर बताओ आप लोग, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यही से देखकर आंसर कर दीजिए चाहे। ओके उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, क्या कहा जाता है अंगूर की खेती को? और अंगूर की खेती को जो है फ्रेंड, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं बच्चे, एकदम हिंदी मीडियम से, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, द्राक्षा कृषि भी आ सकता है। तो
इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो लोग विटिकल्चर लगा देंगे, लेकिन अगर हिंदी में द्राक्षा कृषि आ गया आप लोगों का ट्रांसलेशन में तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अंगूर की खेती को द्राक्षा कृषि हिंदी में, और मोस्ट ऑफ द जो चांस है फ्रेंड्स वो है कि विटिकल्चर ही दे दिया जाए हिंदी में भी इसी तरीके से लिखकर आप लोगों को, ठीक है। बस देवनागरी लिपि में हिंदी में इस तरीके से लिखकर दे दिया जाए आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कौन सी तारीख थी, डेट भी आपको बतानी है फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग की डेट आप लोग बताएंगे मुझे, डेट, ओके। आप लोगों को मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिहार से, ठीक है, बिहार से संविधान सभा में कितने लोग गए थे, संविधान सभा के अंदर में, संविधान सभा में कितने लोग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में संविधान सभा से कितने लोग थे, नंबर्स, ठीक है, आप बताएंगे मुझे नंबर्स जल्दी जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जो व्यक्ति का नाम यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं वही व्यक्ति बिहार से चुनकर गए थे, और जो परमानेंट अध्यक्ष बने वो भी बिहार से चुनकर गए थे। प्लीज ध्यान से समझिए आप लोग। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता दूं आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन बन सकते हैं इसी वजह से। अगर चाहते हो तो जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मीटिंग जो है ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को, और इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से चुनकर गए थे संविधान सभा में। प्लीज याद रखिए आप सभी के सभी लोग, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। बिहार से चुनकर गए थे और बिहार से टोटल 36 लोगों को चुनकर भेजा गया था, 36, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 36 लोग थे, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। 36 लोग थे बिहार से, इसको याद रखेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ नाम बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाली चीज पूरा रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। एक चीज है फ्रेंड्स कि सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, ये लोग तो थे ही थे। सरोजिनी नायडू, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, सरोजिनी नायडू कहां से चुनकर गई थी, आप लोग बताइए। जो बच्चा रेगुलर देखता है वो आंसर कर पाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू जो है फ्रेंड्स वो भी बिहार से थी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी, ठीक है, नायडू, ये याद रखना है आप लोगों ने। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, दोनों के दोनों बिहार से थे। अब एक चीज आपको बता दूं, सरोजिनी नायडू जो है वो बिहार से थी। एक क्वेश्चन बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू कहां से थे, कहां से चुनकर गए थे, जल्दी बताइए आप लोगों को क्या लगता है कहां से चुनकर गए होंगे। एक और उनके जो साथी थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जल्दी बताइए ये कहां से चुनकर गए होंगे। जो बच्चा इसका आंसर लगा देगा कमेंट के अंदर में वो मैं मान जाऊंगा कि आगे बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा ने हमेशा आपको एक कदम आगे रखा है, और आज जो आप लोगों की रात में 9 बजे जो है फ्रेंड्स पीजेंट मूवमेंट की क्लास है जिसमें मैं पूरा रिवाइज कराने वाला हूं आपको, ठीक है। फराइजी आंदोलन में बियर्ड टैक्स, जो दाढ़ी के ऊपर में कर लगाया गया था, ठीक है, आपका दाढ़ी के ऊपर में जो टैक्स लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, किसने लगाया था, किस वजह से लगाया था, उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, कौन नेता थे उसके, वो सारी चीजें मिलाकर, ठीक है। नादिया के अंदर में आप लोगों को जो आंदोलन हुआ था वो लेकर, ठीक है, टीनेंट एक्ट जो लगे हैं वो सारी चीजें, बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए वो सारे के सारे आज हम रात में 9 बजे पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी आ जाएंगे पेड ऐप के अंदर में। तो जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड प्रोविंस से चुनकर गए थे, यूपी से, यूनाइटेड प्रोविंस से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी लोग गुजरात आंसर लगा रहे हैं ना, ठीक है, जनता उनको कभी माफ नहीं करेंगी। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, गुजरात था ही नहीं उस समय तक, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर गए थे, बॉम्बे का ही पार्ट था गुजरात। गुजरात जो है फ्रेंड्स 1960 में अलग हुआ है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी से चुनकर गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा यहां गुजरात आंसर लगाया, गुजरात था ही नहीं उस समय अस्तित्व में, वो बॉम्बे का पार्ट था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था गुजरात। बाद में गुजरात राज्य 1960 में बना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, आजाद, ये कहां से चुनकर गए थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है फ्रेंड्स ये भी यूपी से चुनकर गए थे, यूनाइटेड प्रोविंस से। और डॉक्टर बी आर आंबेडकर, ठीक है, बी आर आंबेडकर स्टार्टिंग में ये गए थे बंगाल से, फिर बाद में जो है बंगाल वाली सीट उनकी चली गई पाकिस्तान में, इसी वजह से वो चुनकर गए बॉम्बे से फिर बाद में। तो ये फाइनली बॉम्बे से चुनकर गए थे, ये याद रखना आप लोगों ने बाद में, ये प्लीज इसको याद रखिए। मैं आपको बता दूं, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, याद रख लो, ये वाली चीज आएंगी एग्जाम में, डायरेक्ट आगे बढ़ोगे आप लोग। और यहां मेरा लक्ष्य ये है कि आपको आगे रखना है, सबसे आगे रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे,
ठीक है। तो सचिदानंद सिन्हा जो है वो टेम्पररी अध्यक्ष थे, पहली बैठक की अध्यक्षता की थी उन्होंने। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष बने। ओके नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर, ठीक है, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल का क्रम है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ में जाना है आपने। सतह, ये है सतह हमारी पृथ्वी की। तो 5 परतें हैं, कितनी है? 5 परत। आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा वाला क्रम सही है। ठीक है, और संभव हो तो लिखते भी जाइए। उसमें से सबसे ठंडी वाली लेयर कौन सी है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सबसे ठंडी लेयर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शोभ मंडल सबसे पहले आती है, शोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर आती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। फिर आती है मध्य मंडल तीसरे नंबर पे, फिर ताप मंडल और फिर बहिर्मंडल। ये आप लोगों का सही क्रम है। अगर सबसे ठंडा, कोल्डेस्ट आपसे पूछ लिया जाए सबसे ठंडा कौन सा है, तो सबसे ठंडा, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा मध्य मंडल है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। कोल्डेस्ट, ठीक है, सबसे ठंडा मेसोस्फीयर है, क्योंकि यहां से फिर तापमान फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ये पूरी की पूरी पांचों की पांचों लेयर्स मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तो उसको रिवाइज अच्छे से करना है आप लोगों ने, ताकि आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम के अंदर में आंसर कर सके। तो सबसे ठंडी लेयर मध्य मंडल है आप लोगों की, कोल्डेस्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? देखिए पावर जो है हमारे भारत में, ठीक है, शक्तियों का जो है वो क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, इसको बोला जाता है कि भाई हमारे भारत के अंदर में जो विधायिका है, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, जुडिशरी हमारे भारत के अंदर में है, दूसरा अंग जो देखभाल करती है, और एक है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करती है। तो तीनों में पावर का क्या किया गया है? पृथक्करण कर दिया गया है, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर बोला गया है इसको। इसको डिवीजन ऑफ पावर नहीं बोलते कि पावर का हमने बंटवारा किया, वैसा नहीं, इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोला जाता है। करेक्ट टर्म क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है। क्यों हमने डिवीजन ऑफ पावर नहीं बोला? हमने डिवीजन ऑफ पावर क्यों नहीं बोला होगा? सोचिए आप लोग, अगर मैं डिवीजन ऑफ पावर बोल दूं, ठीक है, संविधान सभा के अंदर में, तो क्या होगा कि भाई वो कार्यपालिका समझेंगे कि भाई ये तो मेरी शक्तियां है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अच्छे से, ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। कार्यपालिका बोलेंगी, विधायिका बोलेंगी नहीं ये मेरी शक्तियां है, मेरे को बंटवारा में मेरे हिस्से में आई है, इसी वजह से डिवाइड होकर मेरे को मिली है। इसी वजह से संविधान के निर्माताओं ने देखिए कितना ध्यान से सोचा। आप सोचिए शब्द के ऊपर में कितना ध्यान दिया गया है। उन्होंने बोला हम डिवीजन ऑफ पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे शब्द, हम जो है क्या करेंगे, हम सेपरेशन ऑफ पावर शब्द इस्तेमाल करेंगे। सोचिए आप लोग, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर उन्होंने इस्तेमाल किया जानबूझकर। इसके ऊपर में डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर में, जब इसके ऊपर में चर्चा हो रही थी आर्टिकल नंबर 50 के ऊपर में, तो उन्होंने इसके ऊपर में जवाब दिया कि हम डिवीजन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे और सेपरेशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि भाई डिवाइड होकर मेरे हिस्से में आया। नहीं, ये सेपरेशन है पावर का। भाई पावर को सेपरेट सेपरेट किया गया है, बांटा नहीं गया, उसको सेपरेट किया गया है बस। ठीक है, उन्होंने पूरा इसके ऊपर में एक भाषण दिया था। नाउ तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, याद रखिए, कभी भी आ सकता है आप लोगों का। ओके, और शक्तियों का जो बंटवारा है, ठीक है, यहाँ पर में बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये आर्टिकल नंबर 50 के अंदर में दिया गया है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या होता है सर? तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पावर है तो पावर को नीचे में दे देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पापा जो है सारे डिसीजन लेते थे आपके घर के, ठीक है, अब जो है आपके पापा ने बिजली का बिल भरने का काम आपको दे दिया, तो ये हो गया आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब नीचे में दे दिया उन्होंने। ठीक है, फिर आपके पापा ने और थोड़े काम आपको दे दिए कि भाई ठीक है राशन भी अब तुम ही भरोगे, ठीक है, और घर में कौन सा पेंट करवाना है तुम डिसाइड कर लो। ओके, तो ये शक्तियां आपको दी जा रही है, तो ये हो रहा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने कुछ पावर ग्राम पंचायतों को दिए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में चाप झील, ऑक्सबो झील जो है कहां पर में पाई जाती है? तो देखिए ऑक्सबो लेक, ठीक है, कैसे बनती है ध्यान से समझना आप लोग। ये नदी जो है ये इस तरीके से जो बहती है ना, मोड़ बनाकर जो बहती है, उसको क्या कहा जाता है? तो जब नदियां इस तरीके से मोड़ बनाकर बहती है, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स मिएंडर। ठीक है, मिएंडर, मिएंडर, ठीक है, इसको बोलते हैं वी सर्प। क्या बोलते हैं? वी सर्प। तो नदियों का मोड़दार तरीके से बहना, ठीक है, अपने रास्ते में मोड़ बनाकर बहना, इसको क्या बोला जाता है? वी सर्प। क्यों? सांप के आकार का दिख रहा है ना, इस वजह से वी सर्प बोला जाता है इसको, मिएंडर। अब कई बार क्या होता है, ये जो मिएंडर है ना, ये कई बार बहुत ज्यादा लचक खा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि इस तरीके से ये आगे बढ़ते बढ़ते ये ऐसा हो जाता है, ऐसा। अब पानी क्या हुआ, यहां से बहना स्टार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट पानी है वो क्या होगा, यहां से बहना
यहां से आएगा, इस तरीके से पानी आ रहा है, अब पानी यहीं से जाएगा, यहां से चला जाएगा, और ये जो झील है ये अलग थलग पड़ जाएंगी, इधर में अलग थलग पड़ जाएंगी, ये जो झील है आप लोगों की, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये झील बन जाती है विसर्प के ज्यादा मुड़ जाने की वजह से, ठीक है, इसको बोला जाता है चाप झील या ऑक्सबो लेक, इसको गोखुर झील भी बोला जाता है, ठीक है, गोखुर, ठीक है, गोखुर, गोखुर झील भी इसको बोलते हो आप लोग, और ये बनती है आपकी रिवर वैलीज में, नदियों की घाटियों के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। देखिए मैं हर संभव चीज जो आप लोगों को बतानी चाहिए वो बता रहा हूं आप लोगों को, जो है आप लोगों का जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बता रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए आप सभी के सभी, ठीक है। तो 20 का आंसर, विसर्प क्या होता है आप लोगों का, जब नदियां, ठीक है, मोड़ बनाकर बहती है उसको बोलते हैं विसर्प, और जब ये मोड़ ज्यादा ही मोड़ ले लेता है, ठीक है, तो वो बना देता है चाप झील। ये देखिए आप यहाँ पर में उप्स, दोनों के वो किनारे मिल गए, तो यहाँ पर में एक चाप झील अलग हो गई, आप देख सकते हो यहाँ पर में ये चाप झील बन गई आपकी ऑक्सबो लेक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इन विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन रेजिम संदल वुड्स आर फाउंड इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है संदल वुड्स कहां पर में पाए जाते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना इसकी बनती है, ठीक है। आपको बताना है चंदन के वन किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर में बनता है आप लोगों का, हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है आपका, ध्यान से समझिए, मैं आपको बता दूं, उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो ट्रॉपिक्स के दोनों इलाकों में आता है, तो भारत के बीचों बीच में से जाती है ये लाइन आपकी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री वाली लाइन, नॉर्थ कर्क रेखा। तो फ्रेंड्स यहां पर में जो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है भारत के, दक्षिण भारत के अंदर में, यहां पर में तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पेड़ जो गर्मियों के अंदर में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है, वो नंगू पुंगू हो जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, फिर बारिश आती है, फिर से उनमें नए पत्ते आ जाते हैं, तो ऐसे जो पेड़ होते हैं ना उनको ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल जोन में अगर है वो तो उनको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो फ्रेंड्स आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीज याद रखिए आप लोग कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ऐसे ऐसे जंगल है जहां पर में आप लोगों को संदलवुड या चंदन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, कई जगह पे आप लोगों को ये मिलते हैं, 20-20 मीटर ऊंचे हो जाते हैं ये, ठीक है, लाल लकड़ी होती है इसके अंदर में, ठीक है, लाल चंदन, आप लोगों ने पुष्पा मूवी के अंदर में अगर देखा हो तो आप लोगों ने जो है वो देखा भी होगा लाल चंदन के पेड़, ठीक है। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में आप लोगों को मिलेंगे ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल क्षेत्र, पर्णपाती मतलब जो पत्ते गिरा देते हैं अपने, ठीक है। नाउ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पार्लियामेंट हमारे भारत की किन किन चीजों से मिलकर बनी है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। 2500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, जितने लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों की पार्लियामेंट के अंदर में, तो हमारे भारत की जो संसद है, ठीक है, इसके अंदर में कितने पार्ट्स है, तो इसके अंदर में 3 पार्ट है, एक लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति खुद संसद का भी पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो बिल बनता नहीं, कानून जो है वो बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता, कानून नहीं बनता, तो लोकसभा राज्यसभा के साथ में राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट माना जाता है, ओके। तो ये तीनों के तीनों है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। केवल 77% लोगों ने आंसर लगाया है, ठीक है। आपको रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन करते रहिए आप लोग, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, आपको बताना है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, हवा में नमी है या नहीं है या ड्राई एयर है, ये मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहां पर मैं हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। जी, तो आर्द्रता मापने के लिए कि हवा में कितनी आर्द्रता है, कितनी जो है नमी है, इसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स, उसको हाइग्रोमीटर बोला जाता है। हाइग्रोमीटर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे एरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है।
ये दोनों के दोनों भी आप लोग कमेंट के अंदर में मेरे को जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की रिलेटिव जो डेंसिटी है, सापेक्ष घनत्व, जिसको विशिष्ट गुरुत्व भी बोला जाता है, ठीक है, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो हाइड्रोमीटर का, ठीक है, हाइड्रोमीटर का। लेकिन अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि आप लोग जो है हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसने करते हो, तो हवा में नमी मापने के लिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, दोनों, रिलेटिव डेंसिटी बोलिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए लिक्विड की, अगर वो मापना है तो हाइड्रोमीटर, और हवा में नमी कितनी है वो मापना है तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन इन द एरिया ऑफ लेस देन 70 मीटर पर ईयर रेनफॉल। अगर कोई एक ऐसा जो है एरिया है जहां पर में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश, 70 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है भाई, बहुत कम बारिश हो रही है मतलब। तो ऐसा जो इलाका होता है जहां पर में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पर में आपको कौन से जंगल मिलेंगे। मैं एक बार यहाँ पर मैं देखना भी चाहूंगा कि बच्चे आंसर क्या लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे समझ में आएगा मुझे कि आप लोग किस तरीके से सोच रहे हो। मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स के अलग 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 जो है वो आंसर आ रहे हैं यहाँ पर में। कोशिश करो आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज समझने वाली है फ्रेंड, जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं ना, उन लोगों को एक चीज यहाँ पर में जो है क्लियर होनी चाहिए थी कि मॉनसून फॉरेस्ट कैसे हो सकता है। देखो लेस देन 70 सेंटीमीटर बारिश जब बोला है उसने, ठीक है, तो अपने आप में उसने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि भाई बारिश बहुत कम है। तो मॉनसून फॉरेस्ट के अंदर में भाई मॉनसून अगर आ रहा है वहां पर में, तो इतनी कम बारिश तो नहीं होगी ना कि वहां पर में जो है 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है और वहां पर में मॉनसून फॉरेस्ट आप लोग बोले उसको, ठीक है। तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो जितने भी परसेंट बच्चे जिन्होंने यहाँ पर में 7% के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए आंसर लगाया, वो इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे, आराम से आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई लेस देन 70 मीटर बारिश है, मैंने जबकि आपको पहले ही बताया कि 70 सेंटीमीटर बारिश का मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाता है आप लोगों का, बहुत कम बारिश है। तो ऐसे समय के अंदर में, ठीक है, आपका कोई फॉरेस्ट बनना का सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉरेस्ट का मतलब होता है भाई जंगल जहां बहुत सारे जो है पेड़ है, ठीक है, फॉरेस्ट उसको बोलते हैं। डेजर्ट के अंदर में कौन सा फॉरेस्ट आप लोगों ने देखा है, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है तो वहां फॉरेस्ट बनने का या वन बनने का, देखो एक तो होता है पेड़ पौधे, ठीक है, आपके घर के कितने लोगों के घर के आसपास में पेड़ पौधे हैं, उन्होंने देखा है, ठीक है, छोटे मोटे पेड़ पौधे देखे आप लोगों ने। और एक होता है जंगल। तो दोनों में फर्क समझ आता है क्या, हाथ ऊपर करो अगर ये समझ में आता है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। समझ आ रहा है कि आपको ये चीज, पेड़ पौधे लगे होना और जंगल होने में क्या फर्क है, ठीक है। तो वही फर्क ये यहाँ पर में बी और सी के अंदर में पड़ता है। तो जो इसलिए मैं इसमें समय दे रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए वापस से तो आप लोग आराम से कर पाओगे। वहां पर में फ्रेंड थॉर्न एंड स्क्रब्स, मतलब कि कांटे और झाड़ियां बस उगेंगी वहां पर में, जंगल नहीं उगेगा इतनी कम बारिश के अंदर में, ठीक है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब्स ये एरिया ये आपको देखने के लिए मिलेंगे केवल। तो भारत जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि ज्यादातर हिस्सा इसका ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में भारत में जहां पर में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, वहां पर में ट्रॉपिकल स्क्रब्स या जो है थॉर्न या फिर कांटेदार झाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। बी इज द करेक्ट आंसर, जंगल नहीं उगेगा। समझ में आया क्या, जंगल नहीं उग सकता, बहुत कम बारिश है, मानसून फॉरेस्ट उसको बोल नहीं सकते आप लोग, तो इसी वजह से मोर देन वन ऑफ दी वो भी नहीं हो सकता, बी आंसर है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। समझ गए क्या, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ अगर समझ गए तो। समझ गए। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करूंगा, जिसके अंदर में जो भी बच्चा कल तक रहेगा उसके लिए ये पूरी की पूरी जो है जो एक्स्ट्रा जो जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को कल मिल जाएगा उसमें, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या क्या थे। यह आपका 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे भारत के अंदर में फ्रेंड्स टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, 5 ईयर प्लान। मैंने पूरा नॉलेज कैप्सूल में 5 ईयर प्लान पढ़ा है, कितने लोगों ने वो लेक्चर देखा है। 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि हमें विकास करना है भाई, पंचवर्षीय योजनाओं का ये लक्ष्य तो है ही है, ठीक है। तो हमें विकास करना है, हमें आधुनिकीकरण करना है, हमें जो है आधुनिकीकरण का मतलब होता है आपका कि हमें ग्रो करनी है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज करना है हम लोगों ने हमारे देश को, ओके। तो ये करना है हमने, आत्मनिर्भर बनाना है हमारे भारत को। साहित्य कहीं पे भी नहीं है, साहित्य साहित्य का कहीं पे भी आपको पंचवर्षीय योजना के अंदर में आपको उल्लेख मिला क्या? मैंने सारी 12 की 12 आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई, मैंने आपको जो है हॉलीडे प्लान्स जो थे वो भी आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी मैंने साहित्य के या फिर लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना लाई थी, वो नहीं है बिल्कुल भी। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, ये याद रखना आप लोगों ने, 1951 में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और टोटल हमारे देश के अंदर में 5-5 साल इस तरीके से करके, कुछ बीच में कुछ गैप भी हुई, ठीक है, उसको करके हमने टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं की, ओके। तो साहित्य कहीं पे भी नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 4 आंसर नहीं। देखो समझो, एग्जामिनर का माइंडसेट समझो, उसने कितना दिमाग लगाया, ठीक है। उसको पता था कि भाई जो टीचिंग परीक्षा से पढ़ेगा उसका पेपर निकलेगा यहाँ पर में, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है सारे के सारे चीजों में, उसमें साहित्य कहीं पे भी नहीं था कि साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता 4 की वजह से, ये भी आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर जो है फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है, क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऑप्शन क्या होना चाहिए था? 1, 2 एंड 3, ये आंसर होना चाहिए था, कहीं पे भी दिया नहीं है, इसी वजह से आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। कितने लोगों को समझ गया? हाथ ऊपर करो। कितने लोग चाहते इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूं? मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, मैं आपको टॉप 20 आर्टिकल्स करवाने वाला हूं जिस दिन हमारे 5000 लाइव जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहना है हर जगह के ऊपर में, और लाइव आना है आपने, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहिए। जिस दिन 5000 लाइव हो जाएंगे उसके अगले ही दिन मैं आप लोगों को टॉप 20 आर्टिकल्स उनके क्वेश्चंस के साथ मैं आपको करवाऊंगा, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च कहां से शुरू किया था। आपको बताना है दांडी यात्रा की स्टार्ट की डेट क्या थी। जो बच्चा ये 2 क्वेश्चन के आंसर लगा पाएगा वो अपना मार्क्स गिनेगा, अदरवाइज बच्चे नहीं गिनेंगे अपने मार्क्स, अपना नंबर मत गिनना इसको, ठीक है। तो बताइए दांडी मार्च कहां से स्टार्ट की थी और कौन से तारीख को स्टार्ट की थी? ईयर के साथ में आप बताएंगे, डेट एंड ईयर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, गांधी जी ने अपनी यात्रा कहां से स्टार्ट की थी, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी उन्होंने, और वो डेट क्या थी? वो थी 12 मार्च, 12 मार्च, ठीक है, 1930। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा कौन से साल में निकली थी? तो 1930 के अंदर में निकली थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। आप लोगों को बता नहीं, यहाँ पर मैं देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर करे, और जो बच्चा इसका आंसर कर देगा वो सच में पढ़ रहा है। एक क्वेश्चन जो मैंने बार बार आपको पढ़ाया है उसमें हमने चेंज किया है, ठीक है। उसके अंदर में यहाँ पर में, यहाँ आप देखिए, अब आपको बताना है वाटर एक्ट, ठीक है, वायु अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, बताइए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर में क्या हुआ है कि वाटर एक्ट के सामने 1974 आप लोगों का लिखा हुआ ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर एक्ट 1974 में आया। एयर, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, 1981 के अंदर में आया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? ये लगा दीजिए आप लोग, आपका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है फ्रेंड्स ये आया था 1970 जो है आपका 1973 के अंदर में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों का 1972 के अंदर में आया था, 1972 के अंदर में, प्रोजेक्ट टाइगर से जस्ट 1 साल पहले। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 के अंदर में, ठीक है। तो 1972, अब आप लोग आंसर लगाइए। तो यहां पर में देखिए सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है, फिर 1 आएगा आप लोगों का, ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा आपका 2, और उसके बाद में आएगा आपका 4, ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 1 2 4। 58% लोगों ने सही आंसर दिया है, ओके। और कुछ लोगों ने, पता है आपको, मतलब 2 को पहले लेकर, ठीक है, बी आंसर लगाया। भाई 2 यहां हो ही नहीं सकता था, बी आंसर किस किसने लगाया था यहां पर में? आप देखिए बी 7% लोगों ने, तो बी को पहले लगाया। भाई कैसे हो सकता है? यहां तो ईयर उसके सामने लिख दिया गया है ना, तो फिर वो कैसे हो सकता है पहले? वो तो ईयर ही लिख दिया डायरेक्टली। तो माइंड का इस्तेमाल करना सीखो आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जितना ज्यादा माइंड का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा और इस्तेमाल कर पाओगे, उतना माइंड बढ़ता है आपका, ओके। चलिए तो ऐसे आप पूरी की पूरी लिस्ट जो है फ्रेंड्स आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर में,
ठीक है, जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 के अंदर में। देखिए, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ठीक है, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, वाटर एक्ट भी बोलते हैं उसको, 1974 में था। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा वाटर और एयर वाला एक्ट कमेंट के अंदर में लिखेंगे, हर एक बच्चा। और जितने भी बच्चों ने लिख दिया होगा अभी तो आप लिखिए यहाँ पर में, जब आप रिवाइज करोगे आपको क्या करना है, सेशन को रिवाइज भी करते रहना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने रिवाइज भी करना है। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवीजन भी करोगे। इसी वजह से आपको कमेंट के अंदर में भी लिखना है। यहाँ चैट में तो आप लिख ही रहे हो, नीचे में कमेंट में भी आपको लिखते रहना। और जो लोग सही आंसर लिखेंगे उनके कमेंट्स को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। तो जल अधिनियम कौन से साल में आया था, और वायु अधिनियम, ठीक है, एयर एक्ट कब आया था, एयर प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, ये दोनों को दोनों लिख दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था, ये भी लिखिएगा आप लोग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सारी की सारी चीज आप लोगों को बताता रहूंगा मैं यहाँ पर। मैं आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इनमें से कौन सी वाली लोकेटेड है। आज रात में आपको बताना चाहता हूं मैं कि हम लोग जो है फ्रेंड्स पीजेंट मूवमेंट की क्लास करने वाले हैं, किसान आंदोलन, ठीक है, उसमें हम लोग बिहार के किसान आंदोलनों को भी देखेंगे। और मैं आपकी टेस्ट भी लेने वाला हूं, जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं पीजेंट मूवमेंट अब तक के, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से, जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं वो आज पढ़कर आएंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं लिए जल्दी से आप लोग एनरोल हो जाइए और पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, और पढ़कर आप लोग आइए यहाँ पर में, ठीक है। 9 बजे आप लोगों की क्लास है पीजेंट मूवमेंट की, किसान आंदोलन की, जिसके अंदर में हम लोग इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके साथ में हम लोग देखेंगे। ओके, सुपर 70 कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल भी कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम आगे बढ़े। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सा पश्चिमी चंपारण में है, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पश्चिमी चंपारण के अंदर में लोकेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। कौन सा वाला, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तीनों के तीनों कहां पर में है, पश्चिमी चंपारण में ही है ना। तो तीनों के तीनों इस तरीके से डी आंसर लगाना है आप लोगों ने। और कितने लोगों ने आंसर लगाया पता है क्या आप लोगों को, ठीक है, आप जानना चाहते हो कितने लोगों ने आंसर लगाया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर, मैं आप लोग देख लीजिए, ओके, कि क्यों जरूरी है आप लोगों की रिवीजन करना। देखिए, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं और उसमें से आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि 47% लोगों ने ए आंसर लगाया है, ठीक है। केवल 29% लोग हैं जिन्होंने डी आंसर लगाया, बी लगाया है 13% लोगों ने, सी आंसर लगाया 9% लोग, जबकि आंसर आप लोगों का डी है, ठीक है, डी आंसर है आप लोगों का। तो मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर लगा के वहां पर में आगे बढ़ गए। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने। और आप लोगों के लिए फ्रेंड टीचिंग परीक्षा ने पूरा का पूरा एचडी मैप्स आपको प्रोवाइड किए हैं पेड कोर्स में, प्लीज उसको अच्छे से रेफर करिए, उसको अच्छे से पढ़िए आप लोग, आपका फायदा हो गया होगा। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण के अंदर में है। और उदयपुर अभयारण्य कहां पर में है, तो भाई वो भी पश्चिमी चंपारण के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पर में, ये आप लोग मेरे को यहाँ पर में ढूंढकर बताइए। चलिए, मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पर में, बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये यहाँ पर में जो है वो लगा हुआ है, आप देख लीजिए। ओके, उसके बाद में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यहाँ पर में, आप लोग मुझे बताइए कि राजौली अभयारण्य कहां पर में दिख रहा है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में आपको पूरा मैप दिया हुआ है, एचडी मैप, और टेस्ट के साथ में टेस्ट भी प्रोवाइड की गई है आप लोगों को। तो प्लीज आप इसका आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बड़ौला आप लोग बता देंगे कहां पर में है, और मैंने आप लोगों से पूछा था राजौली, ये भी बता देंगे आप लोग। देखिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, 68वें बीपीएससी के अंदर में है। और ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं डायरेक्टली एनसीईआरटी से मूवमेंट इसका पूरा। देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल के अंदर में फ्रेंड गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, यहां से गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो बिहार के अंदर में यहाँ पर में जो गंगा नदी के दक्षिण वाला जो भाग था उसको आप मगध के नाम से जानते थे, मगध। और मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये सोर्स कहां से बता रहा हूँ, क्या है इसका सोर्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में देखिए, एनसीईआरटी में है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, उस मैप के अंदर में। और यहाँ पर में अगर आप लोग देखोगे तो साउथ ऑफ गंगा, ठीक है,
वॉज नोन एज मगध। तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। कहा दिया है मगध, यहां पर में मगध दिया नहीं है, इसी वजह से क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कितने लोग इसका सही आंसर लगा पाए थे और कितने लोग अब सीख गए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सही लगा पाओगे। 3000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2000 लाइक से हम लोग केवल 20 लाइक्स दूर है अभी। ओके, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, केवल 12 लाइक्स दूर है अब हम। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा चीजें याद रहेगी आप लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण जो है नील आंदोलन जो था, ओके 1917 में स्टार्ट हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। तो गांधी जी के साथ में कौन कौन थे इनमें से लोग बताइए, गांधी जी के साथ में इनमें से कौन था चंपारण नील आंदोलन के समय में? तो चंपारण नील आंदोलन हुआ था 3 कठिया सिस्टम को लेकर। 3 कठिया, ठीक है। तो 3 कठिया जो सिस्टम था, इसमें क्या था बताइए जल्दी से, इसका परसेंटेज आप बता सकते हो मुझे? ठीक है, 20 में से कितने हिस्से के ऊपर में आपको नील की खेती करनी है? जल्दी से ये ब्लैंक को भरिए आप लोग, जल्दी से बताइए कितना था 20 में से। तो 20 में से 3 हिस्से के ऊपर में कम से कम आपको जो 15% है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में आपने क्या करना है? ठीक है, नील की खेती करनी है कम से कम अपने खेत में। तो ये जबरदस्ती थी, नील का खेती करना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं था। तो चंपारण के किसानों के साथ में जबरदस्ती की जा रही थी वहां के जो है जमींदारों के द्वारा। इसी वजह से चंपारण नील आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। उस समय में महादेव देसाई, ठीक है, नरहरि पारेख, अब्दुल बारी, इसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो राजकुमार शुक्ला, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, एनजी रंगा, ठीक है, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, ये सारे, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब यहाँ पर में गांधी जी के साथ में थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी की मुलाकात चंपारण आंदोलन की वजह से हुई थी, ठीक है, गांधी जी के साथ में, ये याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद में जेबी कृपलानी उसमें जुड़े, नरहरि पारीख जुड़े, मौलाना मजहरुल हक जुड़े, एनजी रंगा जो थे वो थे इनके साथ में, मौलाना अबुल बारी ये थे यहाँ पर में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये सब लोग गांधी जी के साथ में थे। इनमें से मुझे लगता है जेबी कृपलानी का नाम आप लोगों के लिए साथ में आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन को ऑप्शन को वो अमेंड करना चाहे तो। फिर मुझे लगता है कि राजेंद्र प्रसाद आप लोगों से पूछ सकते हैं, मौलाना मजहरुल हक जोड़ सकते हैं, एनजी रंगा जो है वो उनको जोड़ा जा सकता है इसके अंदर में। ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। पूरी की पूरी लिस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएंगी। ये आपको पता ही है कि जितनी भी क्लासेस होती है उसकी पीपीटी आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के अंदर में, ठीक है, 1920 में एक प्रांतीय बैठक हुई थी बिहार के अंदर में, बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? ठीक है, तो 1920 में असहयोग आंदोलन जो है आपको पता ही है कि पूरे भारत के अंदर में असहयोग आंदोलन था। तो ये किसके नेतृत्व में, बिहार के अंदर में किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो अगर मैं बात बताऊं फ्रेंड्स, उस समय में बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता के अंदर में नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो पास किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। बट ये असहयोग आंदोलन को, ठीक है, इसका जो प्रस्ताव है बिहार में किसने प्रस्तुत किया था? बिहार में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो फ्रेंड्स 2 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। एक होते हैं शाह मोहम्मद जुबैर और एक धरणीधर प्रसाद, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा यहाँ पर मैं जगह कम पड़ जाएंगी तो इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, और धरणीधर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, ठीक है। तो ये प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग, ये 2 लोग थे जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, ये प्रस्ताव लेकर आए थे ये लोग। और किसकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जी उस समय में अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो बिहार में बिहार प्रांतीय जो कांग्रेस कमेटी है, ठीक है, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव पारित हुआ, ये प्रस्ताव को पेश किसने किया था? तो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था शाह मोहम्मद जुबैर और धरणीधर प्रसाद जी ने, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है फ्रेंड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में ही हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है इसी समय में हुई थी, सदाकत आश्रम के अंदर में, ठीक है। मदरलैंड नाम का अखबार किसने निकाला था? मौलाना मजहरुल हक ने निकाला था इसी समय में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, ठीक है।
नाउ फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, तो प्लीज रिवीजन करते रहिए आप लोग अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित जो भौतिक इकाइयां है या फिजियोग्राफिक यूनिट्स है, उनका आरोही क्रम में स्थित करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एज पर ज्योग्राफिकल एरिया अरेंज द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। छोटे से बड़े के क्रम में आप लोगों को इसको अरेंज करना है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इनमें से बात करूं आप लोगों से, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में, तो आप लोग एक चीज को समझिए, हमारे भारत के अंदर में जो मैदानी इलाका है वो सबसे ज्यादा है, ग्रेट प्लेन्स, महान मैदान, ठीक है, गंगा का मैदानी इलाका, ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका, तो मैदानी इलाके बहुत ज्यादा है हमारे भारत के अंदर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्रेट प्लेन्स आपको मिलेंगे, तो दो सबसे पहले आना चाहिए, किसी भी चीज से ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे पहले ग्रेट प्लेन्स आएगा आप लोगों का। तो ये नहीं हो सकता आंसर, ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव के होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो सी होगा या तो ई होगा। बस एक चीज मैंने यहां पर मैं देखी, मैदानी इलाका, इवन बिहार खुद मैदानी इलाके के अंदर में आता है, तो मैदानी इलाके की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो मैदानी इलाके के अंदर में सबसे ज्यादा जो है मैदानी इलाका ही है हमारे भारत के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है आप लोगों का, ठीक है, वो इलाका आता है आप लोगों को। अगर मैप में दिखाना भी चाहूँ तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये यहाँ पर में आप देखोगे सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड 27% के साथ में सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारे वो आते हैं। तो दो के बाद में जो है वन आना चाहिए, और दो के बाद में वन कहीं पे भी दिया नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है आपका, आंसर तो ई ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या होते हैं आप लोगों के, ठीक है, तो उसके बाद में आप लोगों के आते हैं फ्रेंड्स जो पहाड़ियां है, ठीक है, माउंटेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन्स आप लोगों के, ठीक है, पहाड़ियां वो आती है आप लोगों की। और उसके बाद में जो है कोस्टल प्लेन्स आता है। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कोस्टल प्लेन मतलब होता है केवल ये वाला एरिया, कोस्टल प्लेन जो ये कोस्ट के पास वाला जो एरिया, ये इतना इतना बड़ा एरिया नहीं, छोटे छोटे सा एरिया है वो, ठीक है, कोस्ट के पास में। तो आप लोगों का यहाँ पर में आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सबसे पहले ग्रेटर प्लेन्स, महान मैदान सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, फिर सेंट्रल हाईलैंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका महाराष्ट्र में भी पड़ता है, कुछ इलाका सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भाग जो है उसका इलाका आपका उड़ीसा के अंदर में भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी जो पर्वतीय इलाका है, उत्तर भारत के अंदर में जो पर्वतीय इलाका है वो पड़ता है आप लोगों का, और फिर कोस्टल प्लेन्स आते हैं, ठीक। नाउ फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि केवीएस के लिए आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं यहाँ पर में, अगर आप लोग आपके जीवन में एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हो अच्छे से, जो कि हो सकता है आपका बीपीएससी से भी पहले आ जाए, ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी लेकर आया है केवीएस की, इसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में ग्रैब करना है अच्छे से। और आप लोगों को केवीएस के अंदर में पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा जो आपका साथ है, ठीक है, वो आपको टीचिंग परीक्षा देने वाला है। इसी वजह से हमने इसको एक ऐसे मूवमेंट पे स्टार्ट किया जहां पर में 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, प्लस यहाँ से हमारे पास में एक अच्छा खासा समय है जहां से आप लोग पढ़ सकते हो। हमने सारे पेपर्स निकाल दिए हैं, आपको पेपर्स प्रोवाइड भी कर दिए हैं, हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस होगा पेड क्लास के अंदर में आपका, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है तो वो पेपर पैटर्न चेंज आपको फ्री अपग्रेड उसके अंदर में मिल जाएगा, रिवीजन बैच आपको उसके अंदर में मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है केवल 999 रुपीज के अंदर में, 999, 1000 भी नहीं, 999 रुपए के अंदर में। आप सोचिए कि आप हजारों रुपए जो है वो खर्च कर देते हो और 999 रुपए में आपका भविष्य बन सकता है, ठीक है। आपकी जो पहली सैलरी होगी ना, ठीक है, उसमें आप ऐसे 40-50 बैच खरीद सकते हो, इतना पैसा आपको मिलेगा, और केवल 999 रुपए के अंदर में आपका पूरा जीवन चेंज हो रहा है, ओके। उसमें जो फैसिलिटीज केवीएस की है वो उसको 999 रुपए के अंदर में आप कहीं पे भी उसको वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो बहुत कम दाम में आपका जीवन चेंज हो सकता है। तो आज ही टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में आप लोग जुड़ जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपनी, ओके। नाउ दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग कौन सा है आपको बताना है। देखिए हमारा भारत का दक्षिणी भाग जो है, ओके, अगर मैं बात करूं हमारे भारत की, तो हमारा भारत का ये जो दक्षिण वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको प्रायद्वीप बोला जाता है, पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला। तो हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है ये किसका पार्ट था, तो आप लोगों को बता दूं कि एक हमने टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। पेड क्लास में कितने लोगों ने उसको देखा है वो लेक्चर को, बस मुझे बता दो आप लोग। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हमने पढ़ा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया आपको
कि कैसे पहले एक ही पूरा का पूरा महाद्वीप हुआ करता था, केवल एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, ये पेंजिया जो है दो भाग में टूट गया। ठीक है, एक का नाम था लॉरेशिया और एक का नाम था गोंडवाना। ठीक है, एक का नाम लॉरेशिया, एक का नाम गोंडवाना। हमारा भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, ये वाला, ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का नीचे वाले का पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना का। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, देखो यहाँ पर हाथ भी ऊपर कर रहे हैं वो लोग। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हो, हाथ भी ऊपर कर रहे हो यहाँ पर में कि आपने पढ़ा है। ठीक है, तो रिवाइज अच्छे से करते रहिएगा आप लोग। तो जो है फ्रेंड्स, ये गोंडवाना का पार्ट था और इससे जाके टकराया, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना का पार्ट थे ये, प्लीज याद रखना है आप लोगों ने, गोंडवाना लैंड का, दक्षिण भारत हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित से भारत के किस पठार से है? मालनाड। ठीक है, तो मालनाड क्षेत्र ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ है 11th 12th के जीएस वाले पेपर के अंदर में। ठीक है, 26/8/2023 को, तो रिपीट हो सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मलनाड का क्षेत्र जो है ये बता देंगे आप लोग। देखिए एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे भारत के अंदर में ना, ठीक है, जो दक्कन का पठार है उसको भी और छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक का पठार है यहाँ पर में। ठीक है, कर्नाटक का पठार में यहाँ वाला जो एरिया है, इसका पश्चिमी घाट के पास वाला एरिया, इसको बोला जाता है मालनाड का एरिया। और ये जो मैदानी इलाका है, ठीक है, इसको बोला जाता है मैदान का एरिया। मैदान, इसको बोलते हैं मैदान। मैदान वहां के कर्नाटक की कन्नड़ भाषा के अंदर में। और ये जो इलाका है आपका, ये वाला जहां पर में पहाड़ है, उसको बोला जाता है मालनाड। तो बेसिकली ये एक शब्द है, कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसमें हिली रीजन जो है, जहां पर में पहाड़ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मालनाड बोलते हैं, मालनाड। ठीक है, और जो इलाका आपका जहां पर में फ्लैट लैंड है, उसको बोला जाता है मैदान। ओके, तो कर्नाटक के पठार को दो भागों में और विभाजित किया जा सकता है, एक है मालनाड और एक है मैदान। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होता है। ये क्वेश्चन कहां से आया एग्जामिनर के दिमाग में? ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसी वजह से एग्जामिनर ने ये सवाल आप लोगों से पूछा। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, कर्नाटक का पठार हो जाएगा। कर्नाटक के पठार को मालनाड और मैदान, ये ऐसे दो भागों के अंदर में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। करनाड़ जो है, ये कर्नाटक का जो पठार है, इसको करनाड़ का पठार भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, करनाड़। ठीक है, करनाड़। करनाड़ जो है आपका काली मिट्टी से आया, काली मिट्टी की भूमि, क्योंकि काली मिट्टी आपको पता है कि ब्लैक सॉइल वहां पर में पाई जाती है, तो काली मिट्टी की वजह से भी इसका आया हुआ है नाम। ओके, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। कर्नाटक का जो पठार है ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? ये देखिए आप लोग, अगर मैं थोड़ा जूम करूं यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपके लिए, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये कर्नाटक का पठार है, मैदानी इलाका। और ये इधर का जो इलाका है उसको मालनाड का इलाका बोला जाता है, कर्नाटक के प्लेटू को, कर्नाटक पठार को। ठीक है, तो ये चीज थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। और जूम करना है तो मैं और जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए आप लोग, ये भारत में हमारे, ठीक है, इधर में अगर आप देखोगे, ओके, तो यहाँ पर में आप देखिए, ये कर्नाटक का पठार, कर्नाटक उसी पे बसा हुआ है। ये मैदानी इलाका इधर साइड वाला, और ये इधर जो रेड कलर में आप देख रहे हो वो मालनाड का इलाका है, मालनाड पहाड़ों वाला इलाका। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब ये चीज समझ में आई होंगी कर्नाटक के पठार के अंदर में। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके, तो मैं और आप लोगों को करवा दूंगा। नाउ फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझे कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों से, आप लोग मुझे उसके आंसर बताएंगे। आप लोग मुझे बताइए कि बिहार से संविधान सभा में टोटल कितने लोग चुनकर गए थे बिहार से? ठीक है, संविधान सभा के अंदर में, संविधान सभा में कितने लोग चुनकर गए थे, ये आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे बताइए कि राजेंद्र प्रसाद जी कौन से इलाके से चुनकर गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन से प्रांत से चुनकर गए थे? ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन से राज्य से चुनकर गए थे? ये भी आप मुझे बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से प्रांत से चुनकर गए थे? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों से कहा है कि आपको बताना है कि सबसे कम तापमान जो है कौन से वाले लेयर के अंदर में होता है, ये आपको बताना है। ओके, उसके बाद में आप मुझे ये बता सकते हो कि चंदन के पेड़ जो है वो कौन से वाले जंगल में पाए जाते हैं? ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में? चलो मैं दो ही ऑप्शन देता हूं आपको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा। हमारी भारत की संसद कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनी है, ये आप लोग मुझे बताओगे। 3 अंग कौन कौन से हमारे भारत की संसद के?
ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। और दांडी मार्च कौन से साल में निकला था, और वाटर एक्ट और एयर एक्ट कब आए थे, ये भी प्लीज कमेंट कर देंगे। वाटर एक्ट कौन से साल में आया था, और एयर एक्ट ऑब्वियसली बात है, उसके आगे में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपका, लेकिन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, मैं वाटर एंड एयर, ठीक है, ये आप बताओगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए जो है 70% ऑफ चल रहा है आपका कोई भी कोर्स। इवन जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि आप लोग जो है केवीएस में, DSSB में, सुपर टेट के बैच में भी आप लोग एनरोल हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है, इन सारी अपॉर्चुनिटीज के अंदर में होकर आप, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में वैलिडिटी रहेंगी। मैं आपको बता देता हूँ एक स्टैट, कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने सुपर टेट का बैच लिया था 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले लिया था। अगर मैं मोटा मोटी 1000 रुपए भी मान लू उसके अंदर में, तो आप सोचिए कि 1000 दिन तो यहीं पे हो गए 3 साल में उनके, तो 1 रुपए पर डे, और अभी भी उनके पास में कोर्स है उनका 1 रुपए पर डे के हिसाब से भी उनका मान लो तो, और इतनी सारी चीजें उनको मिली हुई, और जब तक एग्जाम हो नहीं जाती तब तक मिलेगा, तो 1 रुपए पर डे से भी कम आ जाएगा उनका खर्चा। तो आप सोचिए कि इतने कम दाम के अंदर में उनका पूरा करियर बन जा रहा है, एग्जाम निकल जाएंगी उनकी, तो जो जितना पहले जुड़ जाएगा उतना ज्यादा उसको फायदा होगा। टीचिंग परीक्षा की एक फिलोसफी है, और हमेशा हमने इस चीज को रखा था कि जब तक आपकी एग्जाम होनी जाती तब तक आपके पास में वो बैच रहेगी, ठीक है। ये हमने इसी के साथ में स्टार्ट भी किया था, और वही चीज को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं आप लोग जो विकलांग है, ठीक है, और जितना भी अगर आपके पहचान में कोई ऐसा है तो आप उनको ये बता जरूर दीजिएगा कि टीचिंग परीक्षा उन लोगों के साथ में है, और उनको बोलिए कि वो स्पेशली कॉन्टेक्ट करें टीचिंग परीक्षा के साथ में, और अपने सर्टिफिकेट जो भी है उनका, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स वो सारे भेजे। उनके लिए अलग से हम लोग जो है हमारे खर्चे के ऊपर में जो है उसके ऊपर में हम उनकी फीस को थोड़ा सा जो भी उनको एक्स्ट्रा कंसेशन देंगे वो हम लोग भर के उन लोगों को देने वाले। तो प्लीज इसका प्लीज मिसयूज मत करना, लेकिन जो लोगों को सच में जरूरत है, विकलांग है या दिव्यांगगण है, उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, उन लोगों को जरूर बता दीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, बाय, थैंक यू।